नमस्ते। एक गिरते हुए सेब से लेकर आसमान में घूमते हुए बड़े बड़े ग्रहों तक, इन सबको एक ही फोर्स कंट्रोल करता है और वो है ग्रेविटी। आज के इस विश्लेषण में हम इसी गुरुत्वाकर्षण के अनोखे और फैसिनेटिंग मैकेनिक्स को बारीकी से समझेंगे, जो यूनिवर्स के लगभग हर एक चीज को गवर्न करते हैं। तो चलिए इस सफर के हिस्सों को जल्दी से देख लेते हैं। पहले यूनिवर्सल फोर्स की खोज, फिर प्लैनेटरी मोशन, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, मास और वेट के बीच का अंतर, फ्री फॉल की फिजिक्स और आखिर में एस्केपिंग अर्थ्स ग्रेविटी, यानी जमीन से शुरू करके हम लोग सीधे स्पेस तक के कॉस्मिक रूल्स को कवर करने वाले हैं। चलिए एक सच में माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि धरती एप्पल को अपनी तरफ खींचती है, पर क्या गिरता हुआ एप्पल भी धरती को ऊपर खींचता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन न्यूटन के लॉज के हिसाब से इसका जवाब है हाँ। वो छोटा सा एप्पल भी धरती को बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही फोर्स से अपनी तरफ खींचता है। एक, डिस्कवरिंग द यूनिवर्सल फोर्स। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर एप्पल धरती को खींच रहा है तो धरती उसकी तरफ जाती हुई क्यों नहीं दिखती? इसे समझने के लिए थोड़ा बेस क्लियर करना होगा और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की नींव को देखना होगा। यहां एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। जिस डाउनवर्ड सेंटर सीकिंग फोर्स की वजह से एक टूटा हुआ एप्पल सीधे धरती के सेंटर की तरफ गिरता है ना, बिल्कुल वही सेम फोर्स चांद को भी अर्थ के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में बनाए रखता है। दोनों केसेस में लगने वाला फोर्स एक ही है। इस सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। इसे इमेजिन करना बहुत आसान है। जैसे एक धागे से पत्थर बांधकर गोल घुमाया जाए, तो सेंटर की तरफ लगने वाला यही फोर्स उसे गोलाई में घुमाता है। अगर अचानक धागा छोड़ दिया जाए तो पत्थर एक सीधी लाइन में यानी टैंजेंट में उड़ जाएगा। प्लैनेट और चांद के केस में धरती की ग्रेविटी ही उस इनविजिबल धागे का काम करती है। डू मैपिंग प्लैनेटरी मोशन। न्यूटन के इन मैथमेटिकल लॉज को फॉर्मलाइज करने से बहुत पहले ही एस्ट्रोनॉमर्स ने आसमान में प्लैनेट्स को डीपली ऑब्जर्व करके उनके स्ट्रिक्ट और प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स को नोटिस कर लिया था। और इन ऑब्जर्वेशंस में सबसे बड़ा नाम आता है योहानेस केपलर का। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्लैनेटरी डेटा को देखकर ये रियलाइज कर लिया था कि प्लैनेट्स परफेक्ट सर्कल्स में घूमते ही नहीं हैं और ना ही उनकी स्पीड कांस्टेंट होती है। उनके 3 लॉज क्लियर थे। ऑर्बिट्स अंडाकार होते हैं, प्लैनेट्स सूरज के साथ इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करते हैं और ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर मीन डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। इसे थोड़ा और प्रॉपरली विजुअलाइज करते हैं। केपलर की इस ज्योमेट्री से एक हैरानंगेज सच्चाई दिखती है। इक्वल एरिया वाले उस मैथ को सेटिस्फाई करने के लिए जब कोई प्लैनेट सूरज के ज्यादा करीब होता है तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी ही पड़ती है और दूर जाने पर स्पीड ऑटोमेटिकली धीमी हो जाती है। ये पूरा सिस्टम एक जायंट पजल की तरह है जो बिल्कुल फिट बैठता है। 3, अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। प्लैनेट्स और सूरज के इस विशाल पैटर्न से निकलकर वापस जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ रोजमर्रा की लोकल ग्रेविटी में कैसे ट्रांसलेट होता है। अर्थ पर इस गुरुत्वाकर्षण का सबसे विजिबल और मैजेस्टिक असर हमारे समंदरों में देखा जा सकता है। चांद के ठीक नीचे ओशंस का जो पानी होता है वो लूनर ग्रेविटी की वजह से सीधा ऊपर की तरफ पुल होता है और इसी लगातार पुल की वजह से ओशंस में रेगुलर हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं। पर क्या धरती की हर जगह ग्रेविटी बिल्कुल एक जैसी है? डेटा देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे छोटे जी से डिनोट करते हैं, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ काफी तेजी से गिरता है। जमीन पर और माउंट एवरेस्ट पर जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन 35,000 किलोमीटर ऊपर उड़ने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट की ऊंचाई पर अगर देखा जाए तो ये लिटरली गिरकर सिर्फ 0.225 रह जाती है। 4, मास वर्सेस वेट। जब फोर्सेस और ऊंचाई के असर को समझा जा रहा हो तो अक्सर 2 शब्दों के बीच भारी कंफ्यूजन होता है, जिन्हें हम गलती से एक जैसा मान लेते हैं। आम बोलचाल चाहे इन दोनों को एक मान लें, पर मास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये सिर्फ ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर मौजूद है। और वेट बेसिकली एक फोर्स है। ये एग्जैक्टली ग्रेविटी का वो पुल है जो उस मास को जमीन की तरफ खींच रहा है। मास पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलता, पर वेट लोकल ग्रेविटी के हिसाब से बदल जाता है। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। चांद का मास अर्थ के मुकाबले काफी कम है, इसलिए वहां का ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ 1/4 यानी 1/6 रह जाता है। मतलब कि चांद पर किसी भी चीज का वेट रेडिकली कम हो जाएगा, जबकि मैटर यानी मास बिल्कुल वही रहेगा जो अर्थ पर था। 5, द फिजिक्स ऑफ फ्री फॉल। अब जब वेट का बदलना क्लियर है,
तो आइए उस माइंड ब्लोइंग सिचुएशन को समझते हैं जब किसी गिरती हुई चीज पर एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही अपना फोर्स लगा रही हो। जब ऐसा होता है तो उस स्टेट को फ्री फॉल कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सच में ट्रू फ्री फॉल सिर्फ एक वैक्यूम में ही हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल हालत में हवा का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और बोयंसी रुकावट बनकर ऑब्जेक्ट के गिरने में इंटरफेरेंस पैदा करते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि इसे प्रैक्टिकली सबसे पहले गैलीलियो ने प्रूव किया था। उनका लीनिंग टावर ऑफ पीजा वाला एक्सपेरिमेंट काफी फेमस है। उन्होंने दिखाया था कि अगर एक परफेक्ट वैक्यूम हो तो एक बेहद हल्का पंख और एक भारी पत्थर दोनों बिल्कुल एक साथ जमीन पर गिरेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्री फॉल होने पर वेलोसिटी गिरने वाले ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ही नहीं करती। छलांग, एस्केपिंग अर्थ्स ग्रेविटी, और आखिर में बात करते हैं स्पेस ट्रैवल के उस मैथमेटिकल बाउंड्री की जिसे क्रॉस करके ही इस प्लैनेटरी ग्रेविटी के दायरे को पूरी तरह से छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। इस लिमिट को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैलकुलेट की गई ये स्पीड बहुत मैसिव होती है। अर्थ के डाउनवर्ड पुल से हमेशा के लिए आज़ाद होने और दूसरे प्लैनेट्स तक जाने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को अपनी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड से ऊपर पुश करनी ही होती है, तभी आज़ादी मिलती है। यहाँ स्पेस से जुड़ा एक बड़ा और आम मिथ क्लियर करना जरूरी है। स्पेस स्टेशंस के अंदर एस्ट्रोनॉट्स जो वेटलेस फील करके तैरते हैं ना, वो जीरो ग्रेविटी की वजह से बिल्कुल नहीं होता। रियलिटी ये है कि जिस ऊंचाई पर स्टेशन उड़ता है वहां ग्रेविटी अर्थ सरफेस के मुकाबले सिर्फ 11% कम होती है। वो फ्लोटिंग इफेक्ट इसलिए आता है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट और उसके अंदर की हर चीज लगातार एक कंटिन्यूअस फ्री फॉल में होती है। वो अर्थ की तरफ गिर तो रहे होते हैं पर ऑर्बिट की स्पीड उन्हें गोल घुमाती रहती है। इस विश्लेषण को रैप अप करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए कि वक्त के साथ ग्रेविटेशन की समझ कितनी आगे बढ़ी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साल 1916 में जिन ग्रेविटेशनल वेव्स की मैथमेटिकली भविष्यवाणी की थी, ठीक 100 साल बाद उन्हें डिटेक्ट भी कर लिया गया। इन नई डिस्कवरीज ने यूनिवर्स को स्टडी करने का पूरा नया आयाम खोल दिया है। इन सबको देखकर एक बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता है, क्या आज सच में हमने ग्रेविटी को पूरी तरह समझ लिया है या यूनिवर्स ने अपने अंदर इस फोर्स के और भी कई राज छुपा कर रखे हैं? ये सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। आज के इस सेशन में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।